आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर रंजीता। यू ऑल आर वेलकम टू द स्टडी IQ। आज का ये लेक्चर जो है इट इज़ द कंटिन्यूएशन लेक्चर ऑफ द प्रीवियस वन। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द प्रीवियस HCS एग्ज़ाम ऑफ 2019। तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो आज जो है हम लोग इसके आगे चलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अगर अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है आप ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 इज ऑल्सो मैच करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 को। तो क्वेश्चन कॉलम 1 में दिया गया है अबाउट द नेम्स कि कौन से स्टेट को क्या स्पेशल नाम दिया गया है, लाइक फाल्कन स्टेट कैपिटल, ऑर्किड स्टेट, गेटवे टू ईस्ट, लैंड ऑफ द हिल पीपल। ये सब ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, उन कौन से स्टेट को क्या बोला जाता है। तो जो गेटवे टू ईस्ट जो है मणिपुर है, मणिपुर को बोला जाता है गेटवे टू ईस्ट। तो अगर आप देखेंगे गेटवे टू ईस्ट अगर बोला जाता है मणिपुर को ए, तो थ्री जो है उसका ए होगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फाल्कन कैपिटल किसको बोला जाता है? फाल्कन कैपिटल बोला जाता है नागालैंड को। ऑर्किड स्टेट किसको बोला जाता है? ऑर्किड स्टेट बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश को। और लैंड ऑफ द हिल पीपल किसे बोला जाएगा? मिज़ोरम को। तो ये था नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो कुछ कॉमन नेम्स हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब आई विल से कि अ लिटिल बिट अबाउट ऑल दीज स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ लेना है। इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चलता है। ऑल्दो सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया है, बट आपके पास वक्त है तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सो रीड मोर अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following Indian city was declared as the World Heritage City? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी एक स्टेट हमारी एक सिटी को जो है डेजिग्नेट कर दिया 2017 में। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनेस्को ने हमारी एक सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बता दिया है। तो वो कौन सा सिटी है? तो वो अहमदाबाद है। न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा था, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो मैंने आपको जैसे पहले भी वाले लेक्चर में बताया था कि करंट टाइम में पिछले 1-1.5 साल में जो भी ऐसे कुछ मेजर डेवलपमेंट हुए हैं, अगर किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया है किसी इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा, या फिर कोई डांस फॉर्म है या कोई बर्ड या कोई एनिमल या कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर हुआ है, तो आपको जो है उसको आपको पता होना चाहिए। दैट माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे पास कौन कौन से वो सब हमें पढ़ना है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो है क्या चीज़ ये? शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, ये सब चीज़ें क्या हैं? मतलब इनसे इनको मैच करना है। कौन सी रिचुअल इंस्ट्रक्शन है? तो ये क्या है? ये एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये फिर से NCERT का क्वेश्चन है, लेकिन ये लोअर क्लास की NCERT नहीं है, अब की बार थोड़ी सी हायर क्लास की NCERT से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो वेदांगा जो था लिटरली मीन द लिम्स ऑफ द वेदा। तो ये वेदांगा में सारी चीज़ें दी हुई हैं। द 6 वेदांगाज आर शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिषा, कल्पा। ये सब वेदांग जो होते हैं ना, वेदों का ही एक्सटेंशन है वेदांग, जो कि वेदों के बाद में लिखे गए थे, उसको बोलते हैं वेदांग। तो उसके बीच में ही ये सारी चीज़ें दी गई थी, शिक्षा, कल्पा, व्याकरण। जैसे इसमें से व्याकरण है विच इज़ कॉमन, ठीक है, जिसमें फेनेटिक्स होगा, फेनोलॉजी होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस होगा। तो मतलब बाय रीडिंग दिस फैक्ट, मैं आपको करेक्ट आंसर नहीं बता रही हूँ इसमें से, बाय रीडिंग द NCERT यू कैन गेट टू नो कि आपको इसमें से किसको कौन सा होता है। दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया। वेदांगा से एक क्वेश्चन उठाया गया है, तो इससे आपको पता चलता है कि आपको वेदास के बारे में तो पढ़ना ही है। कौन से वेद में इज़ अबाउट व्हाट, मतलब ब्रीफली आपको पढ़ना है। साथ में आपको वेदांगा के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो जितने भी लिटरली टेक्स्ट होंगे एंशिएंट इंडिया से जुड़े हुए, जो भी पुराने लिटरेरी सोर्सेज हैं, उनके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पूना सार्वजनिक सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय MG रानडे एंड GV जोशी ऑन। वो कब बनाई गई थी पूना सार्वजनिक सभा? देखो पूना सार्वजनिक सभा जो थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, NCERT में भी है, ये स्पेक्ट्रम वाले हिस्ट्री के बुक में भी है। देखो इन्होंने ना डेट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ। इन्होंने जलियांवाला बाग का डेट पूछ लिया, पूना सार्वजनिक सभा का डेट पूछ लिया। एक और क्वेश्चन गया था हिस्ट्री में, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसमें भी इन्होंने हिस्टोरिकल डेट के बारे में ही पूछा था। तो ये डेट्स के ऊपर जो HPSC है काफ़ी फोकस कर रहा है। तो मैं फिर से आपको यही कहूँगी, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें आप डेट्स के बारे में ज़रूर पढ़ लें। तो इसमें इट वॉज फॉर्म्ड इन 1870, तो ये 1870 में बनाई गई थी। फैक्ट है ये, आप बुक से पढ़ लीजिए। तो इससे आपको पता चलता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है उन सबकी डेट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज नॉट करेक्ट? करेक्ट नहीं है। तो देखिए 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 6 की NCERT से 1857 का रिवोल्ट शुरू हो जाता है, 6 नहीं तो 7 से शुरू हो जाता है, और 12th तक आप उसको पढ़ते रहते हैं। लोग उसमें ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो उसमें क्या पूछा गया, क्या क्या उसके करेक्टर्स हैं, पहले हम देख लेते हैं। इट हैज़ अ डाइवर्स सोशल पार्टिसिपेशन। सोशल पार्टिसिपेशन जो बहुत डाइवर्स था, मतलब हर सोसाइटी से लोग थे इसमें, गरीब अमीर है ना, काफ़ी लोग थे। तो सोशल डाइवर्सिटी थी, यस। इट वॉज एंथुजियास्टिकली सपोर्टेड बाय द एजुकेटेड एलीट एवरीवेयर। तो इट वॉज अ ग्रेट सिंबल ऑफ कम्युनल यूनिटी, यस कम्युनल यूनिटी थी। 1857 के रिवोल्ट में कोई आपको हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं मिलेंगे। इट वॉज लिमिटेड ओनली टू नदर्न इंडिया, ये भी ठीक है क्योंकि सदर्न इंडिया तक उसका एक्सपेंशन नहीं हुआ था। तो जो ये वाला पॉइंट है, इट वॉज एंथुजियास्टिकली सपोर्टेड बाय एजुकेटेड एलीट एवरीवेयर, नो, क्योंकि एजुकेटेड एलीट जो था ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें किसको आ रहा था, जिनकी जो ऐसी जैसे झांसी को आ रहा था, ग्वालियर को आ रहा था, जिनकी सत्ता जो थी छीनी जा रही थी, है ना, एक तो उनको प्रॉब्लम आ रहा था। तो जो एजुकेटेड एलीट थे, मतलब ये कौन थे वैसे, तो ये जो मिडिल क्लास के लोग, अपर मिडिल के, जो कि पढ़ लिख गए थे, वो वाला एजुकेटेड एलीट। एजुकेटेड एलीट को लग रहा था कि जो है पुराना वाला जो सिस्टम है, राजे रजवाड़े वाला सिस्टम, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर देम। इंग्लिश अगर आएंगे तो हमारे लिए बेटर चीज़ होगा। तो उस टाइम पे 1857 के टाइम पे जो रिवोल्ट हो रहा था, उस टाइम पे एजुकेटेड एलीट साथ में नहीं थे। लेटर ऑन दे पार्टिसिपेटेड, है ना, आगे आने वाले टाइम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो यही इसका नॉट करेक्ट है इसमें से, ठीक है। NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम में भी बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 से फिर कॉलम 2 को मैच करना है। सिंपल NCERT का क्वेश्चन अगेन, साइंस की NCERT का। लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रुदरफोर्ड, रॉन्गन, तो किसने किस किस चीज़ का डिस्कवरी किया है? ये सिंपल NCERT से क्वेश्चन उठाया गया है। जो एक्सरेज हैं वो रॉन्गन ने की है। मतलब आप एक बार लुई पास्चर ने क्या किया था सबको पता है, ठीक है। एंटीबायोटिक जो पहली के बनी थी वो है। तो मतलब आप अगर NCERT एक बार साइंस की पढ़ेंगे ना, तो दीज आर वेरी वेरी फेमस पीपल, तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे NCERT में, और आपको याद रहेगा। तो फिर से आप देख लीजिए, देखिए NCERT, साइंस की NCERT जो है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैंने 3 स्टार इसमें लगा दिए हैं। तो साइंस की NCERT आपको पढ़नी ही पढ़नी है एट एनी कॉस्ट फॉर क्लियरिंग दिस HCS एग्जाम। HPSC इसमें से बहुत सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम साइंस NCERT, व्हाट इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग? तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में पूछ रहा है। रेडियो कार्बन जो डेटिंग होती है वो क्या होती है? वाई इज रेडियो कार्बन डेटिंग इज नॉट गुड फॉर मटीरियल मोर देन 30,000 ईयर्स ओल्ड। वो ये कह रहा है कि 30,000 साल से पुराने जो मटीरियल होते हैं ना, उसको कार्बन डेटिंग की मदद से हम नहीं जान सकते। क्यों? तो उसका कारण क्या है, अब देखिए पढ़ लीजिए आप इसमें। बिकॉज कार्बन एक्सट्रैक्शन वॉज नॉट नोन बिफोर 30,000 ईयर्स, नो। बिकॉज द अमाउंट ऑफ C14 बिकम ऑलमोस्ट इमेजरेबल स्मॉल इन 30,000 ईयर्स। तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो 30,000 साल में जो उसका, क्योंकि कार्बन डेटिंग कैसे करते हैं, वो उसकी हाफ लाइफ मेजर करते हैं। हाफ लाइफ मतलब उतने टाइम में वो हाफ डिके हो जाता है, आधा जो है वो खत्म हो जाता है। तो
30,000 साल में उसकी क्वांटिटी इतनी थोड़ी रह जाती है, आधा खत्म आधा खत्म आधा खत्म होते होते, कि आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। तो सिर्फ 30,000 साल तक पुरानी चीज़ों को हम कार्बन डेटिंग की मदद से उनकी एज पता लगा सकते हैं। अगर कोई उससे भी पुरानी चीज़ है तो कार्बन डेटिंग की मदद से नहीं पता लगा सकते, किसी और चीज़ की हमें, किसी और टेक्निक की हमें मदद लेनी पड़ेगी। ओके, तो दिस इज़ गिवन इन एनसीईआरटी साइंस। ओके, लेस देन 10 ईयर्स मतलब लेस देन 10 क्लास, मतलब क्लास 10 से छोटी एनसीईआरटी में ही ये चीज़ मेंशन की गई है। फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ मेटल रोड इन हरियाणा। तब ये हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो इसमें कितनी लंबी रोड है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसका आंसर। बट इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि आपको हरियाणा के बारे में सवाल पता होने चाहिए कि कितनी रेल ट्रैक है यहाँ पर। देखो एचपीएससी को ना बहुत ज़्यादा फिगर्स से बहुत ज़्यादा पसंद है, या मैं इस पेपर को देख के समझ रही हूँ, उनको नंबर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ईयर्स, नंबर्स, अर्थ का सरफेस एरिया कितना है, अर्थ का कोस्टल, वो इंडिया का कोस्टल एरिया का कितना लेंथ है, और ये सब, मतलब उनको नंबर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब इसमें फिर से इन्होंने लेंथ ऑफ द रोड पूछ लिया है, तो अब आप लेंथ ऑफ द रेलवेज़ भी पढ़ लीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ विलेजेस भी पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना हरियाणा के बारे में, वो भी आप पढ़ लेना, क्योंकि एचपीएससी इस तरीके के सवाल पूछता है। Next is a high molecular weight compound formed by combining large number of small molecules of lower molecular weight is called। high molecular weight compound बन जाता है बहुत सारे high small molecular weight के compounds को मिला के। तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल सवाल था, एनसीईआरटी से लिया गया था। नेक्स्ट इज The Supreme Court at Fort William in Calcutta was established by which act? कौन से एक्ट से सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम में भी सीधा सीधा लिखा हुआ है, और साथ में पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक के फर्स्ट चैप्टर में भी ये दिया हुआ है। तो 1773 वाला जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग, उसके बाद एस्टैब्लिश हुआ था 1774 में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसलिए जो आप इम्पॉर्टेंट एक्ट जो आए थे, ठीक है, उसके बारे में भी, चार्टर्स जो थे उसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि किस चार्टर में क्या इम्पॉर्टेंट पूछा गया था। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू नो। अभी इस सवाल को पढ़ने से हमें ये ज़रूर समझ में आता है कि हमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चार्टर है, एक्ट है, उसके बारे में भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी, देखो फिर से मैंने बोला इनको नंबर्स बहुत पसंद है एचपीएससी को। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, सब डिविजन्स एंड तहसील्स आर देयर इन हरियाणा। ओके, ये इन्होंने पूछ लिया, फैक्चुअल क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। आप देख लीजिए कि इसके अंदर कौन का कितने तहसील हैं, कितने सब डिविजन से कितने क्या है। इसी लाइन्स पे मैंने बोला था अब की बार आप नंबर ऑफ विलेजेस भी पता कर ले रहे हैं, नंबर ऑफ पीएचसीज पता कर लीजिए आप, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नंबर ऑफ स्कूल्स पता कर लीजिए कितने हैं हरियाणा के अंदर, नंबर ऑफ कॉलेज तो चलो बहुत बड़ी नंबर हो गया, नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं, कितने विलेजेस हैं, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर से ज़रूर आप पता कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम 1 को कॉलम 2 से फिर मैच करना है। बहुत सिंपल सवाल पूछा इन्होंने एनसीईआरटी से। जवाब है 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑफ कोर्स। 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिंपल से मैंने क्या कहा था, इनको डेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है एचपीएससी को, डेट्स, नंबर्स। तो हिस्ट्री में से ये डेट्स, नंबर्स, ये सब बहुत उठा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो, पूर्ण स्वराज किस दिन मांगा था, पार्टीशन कब हुआ बंगाल का, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, ये इन्होंने पूछा था। इस बार दे माइट आस्क कि इसको ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए कि पहले पूना पैक्ट, फिर भारत क्विट इंडिया मूवमेंट, इस तरीके से वो कुछ इवेंट्स दे देंगे आपको हिस्ट्री में से उठा के, मॉडर्न इंडिया से, और आपको बता देंगे कि आप उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दो, पहले कौन सी हुई थी, लास्ट में कौन सी हुई थी। इस तरीके का सवाल भी इस बार पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेंटोफोबिया क्या होता है, इज द फियर ऑफ इमेंटोफोबिया। देखो अब एक ये इमेंटोफोबिया है ना, देखो बीइंग अ डॉक्टर समझ में आ रहा है,
जो भी मेडिकल बैकग्राउंड के लोग होंगे उनको तो झट से समझ में आ जाएगा। देखो सबको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको आसानी से आते होंगे। तो इससे पता चलता है इमेंटोफोबिया क्या है। इमेंटोफोबिया जो होता है एंजाइटी की वजह से जो वॉमिटिंग होती है ना, वॉमिटिंग की वजह से जो फियर होता है, फियर ऑफ वॉमिटिंग, उसको बोलते हैं इमेंटोफोबिया। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आई थिंक पता नहीं एनसीईआरटी में दिया या नहीं, आई एम नॉट श्योर। 64 क्वेश्चन देखिए फिर द एंटी। अच्छा देखिए, अब आप ये सोचेंगे कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, बिकॉज यू नो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ना एनसीईआरटी से आएंगे, नो करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, कहीं और से उठा रहे हैं वो लोग, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं, और जो हरियाणा के इंपॉर्टेंट इवेंट से ही आ रहे हैं, उनके ऊपर आपको फोकस कर लेना है, तो आपका प्री आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट इज एंटी टैंक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO ऑन 28 फरवरी 2018 वॉज। कौन सी थी? बहुत न्यूज़ में रही है, मतलब दैट वाज, दिस इज़ अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन अगेन। मैंने आपको बोला था मिसाइल टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको पढ़ना है, तो ये वहीं से क्वेश्चन लिया गया है कि आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पूछा गया था, एक सवाल, अगेन वो भी करंट से था, ये भी करंट से है। तो दिस वॉज वेरी मच इन न्यूज़, तो दिस ऑप्शन राइट आंसर इज नाग। नेक्स्ट, युकाटन स्ट्रेट। युकाटन स्ट्रेट जॉइंस विच 2 कंट्रीज। तो अब ये युकाटन स्ट्रेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो युकाटन स्ट्रेट के बारे में पूछना हो सकता है कुछ करंट अफेयर से उस टाइम रिलेटेड हो, और मैक्सिको और क्यूबा के बीच वाली जो है वो है युकाटन स्ट्रेट। लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट, इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़, मेजर माउंटेन सिस्टम, ये सब चीज़ों के बारे में, बिकॉज ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जीके का, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ है। स्ट्रेट वैसे होता क्या है? स्ट्रेट होता है एक नैरो, दो लैंड एरियाज़ होते हैं, उसके बीच में जो नैरो वाटर एरिया होता है उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। पैसेज जो होता है, दो लैंड मासेस के बीच में एक नैरो पैसेज होगा जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट, है ना। लेमन टर्म्स में मैंने समझाया है आपको, मतलब आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए। तो ये जो होती है, ये स्ट्रेट कहाँ पे? मेक्सिको और क्यूबा के बीच में। इस क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आता है कि हमें इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि बाबल मंदीब स्ट्रेट, सुएज कैनाल, रेड सी, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही हैं सारी चीज़ें। तो आपको पता होना चाहिए कौन से जोन की बात हो रही है और कौन सी स्ट्रेट कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ को अलग करती है, या कौन सी जोड़ती है, या कौन कौन से लैंड मास को सेपरेट करती है स्ट्रेट, है ना। वो आपको ज्योग्राफी मतलब मैप पर पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग अगेन। ओके, अगेन फ्रॉम मेडीवल इंडिया से क्वेश्चन है। इन्होंने किंग, जो राजा हैं, उनके नाम दे रखे हैं, और उन्होंने उनके किंगडम्स के नाम दे रखे हैं। पल्लवा, होसाला, राष्ट्रकूटा, चोला, राजेंद्र, महेंद्र वर्मन, अमोघ वर्षा, विष्णुवर्धन। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले लिए हैं इन्होंने। ये क्वेश्चन जो है ये इजी क्वेश्चन है, तो इन्होंने इंपॉर्टेंट राजा को उठा लिया और उसके साथ इन्होंने मैच करने को बोल दिया। राजेंद्र चोला और राजेंद्र वन वॉज द चोला। देखो राजेंद्र जो है वो चोला का था, 1 का डी, तो 2 जगह पे 1 डी दे रखा है। ओके फाइन, ये बहुत सिंपल था ना। महेंद्र वर्मा जो था वो पल्लवा था, महेंद्र वर्मा वॉज पल्लवा किंग, 2 का ए। हो ये भी दोनों सेम है, सो गॉड, क्योंकि ये बहुत इजी था। तो अमोघ वर्षा कहाँ का है? ओके, तो ये जो है बहुत 2 इजी वाले थे। तो नेक्स्ट 2 कहाँ से है ये आप हिस्ट्री की बुक से कंफर्म कर लो एंड यू विल गेट टू नो द आंसर। बट इन्होंने काफ़ी सिंपल वाले उठाए थे, तो जो लोग भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको ये पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ इससे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, इनको मेडीवल इंडिया उस वक्त जिस वक्त ये पेपर सेट किया गया था तब उस टाइम एग्जामिनर को बहुत पसंद आया हुआ था। आई होप इस बार वो थोड़ा सा चेंज करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पॉलिटी। एक्टस रियस, सर्शियोरारी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सारे रिट्स के नाम हैं। ओके, ये रिट्स के नाम है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रिट्स इशू करते हैं, और इनका मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। मैंडेमस, वी कमांड,
ठीक है, एक ही से आपको पता चल जाएगा। सर्शियोररी, सर्शियोररी जो होता है, टू बी अप्रेज्ड, हीबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी, 3D। देखो हीबियस कॉर्पस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट है। जैसे कि अगर किसी बंदे को अनलॉफुली डिटेन कर दिया गया है तो हीबियस कॉर्पस लगाई जाती है कि ब्रिंग द बॉडी, उसको सामने पेश किया जाए। जब हीबियस कॉर्पस रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करेगा तो उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। ठीक है, जो भी बॉडी, जो भी अथॉरिटी ने उसको कैद कर लिया है तो वो उसको कोर्ट के सामने पेश करेंगे। ठीक है, तो ये हीबियस कॉर्पस रिट होते हैं। तो दिस इज़ वेरी इजी। तो आपको इसको देख के रिट्स के बारे में आपको पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिट्स होते हैं। लक्ष्मीकांत से है ये क्वेश्चन, तो लक्ष्मीकांत की बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इससे देख के आपको पता चलता है कि आपको रिट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ लेना है, किस रिट्स का क्या मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट कब इशू करता है और हाई कोर्ट कब इशू करता है, इन दोनों की रिट्स में फ़र्क क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस किताब में लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी तक इन्होंने बहुत सिंपल पूछा, कौन सी रिट्स है, किसका मीनिंग क्या है। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे भी जा सकते हैं इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता गोपीनाथ के बारे में, वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट टू बी अपॉइंटेड टू विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जीके का क्वेश्चन है ना, तो ये IMF में अपॉइंट की गई है। तो IMF में ये जो है लेडी फर्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट है जो उसको IMF में अपॉइंट किया गया है। तो ये जीके का क्वेश्चन भी हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो इसी बात पे, तो अगर कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं कहीं पर जिसमें कि किसी इंडियन को या किसी फर्स्ट लेडी ऑफिसर को, फर्स्ट किसी लेडी को ऐसे अपॉइंट किया जाता है तो वो ज़रूर से आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉलम 1 को कॉलम 2 से फिर मैच करना है। बायोकेमिस्ट्री, मटीरियल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओ गॉड, दिस इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आई विल से, लेकिन ये NCERT से उठाया गया है। इसमें आपको ये पता करना है कि भाई बहुत ही माइन्यूटली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इसका, आप तभी ये सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए मेरा एडवाइस रहेगा, दोज हु आर नॉट साइंस स्टूडेंट, जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है वो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ना घुसें। देखो मैंने आपको बताया था पेपर हमेशा ये बैलेंस सेटअप करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ईजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन इंटरमीडिएट डिफिकल्टी के रहेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो ये उनमें से एक क्वेश्चन है जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सारी की सारी केमिस्ट्री के पार्ट हैं। कौन सी केमिस्ट्री किसको कहती है, जिसको इसके बारे में पता चलता है, जो साइंस जिसने पढ़ा है वहाँ पे, तो वो इसको अटेम्प्ट कर दे। जिसको कन्फ्यूजन होता है वो छोड़ दे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके नाउ दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, साइंस के NCERT का सिंपल क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर क्या होता है, टोनोमीटर क्या होता है, NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। ठीक है, 1 का B। हाइग्रोमीटर क्या करता है, ह्यूमिडिटी लेवल मेजर करता है, हाइग्रो यू नो ह्यूमिडिटी से है। मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर ऑफ द गैसेस। टोनोमीटर क्या करता है, मेजर द इंटरनल प्रेशर ऑफ द आई, है ना। तो ये सारे के सारे किससे उठाए इन्होंने, NCERT से इन्होंने ये वाला क्वेश्चन उठा लिया। इट इज़ कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, when the nucleus of uranium is bombarded with neutrons, it breaks up into two of nearly equal mass. This process is called, ये देखो NCERT से उठाया गया है, बहुत ही सिंपल है। न्यूक्लियस है यूरेनियम का, उसको बम्बार्ड कर दिया न्यूट्रॉन से, तो ये 2 पार्ट्स में टूट गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। ओके, इसको फिजन बोलते हैं। एक होता है फ्यूजन, देखो फ्यूजन के वर्ड नाम से ही पता चलता है फ्यूज हो गए हैं 2 एटम्स। फिजन होता है टूट गए हैं 2 एटम्स। ओके, बाय मीनिंग ओनली यू कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। हो सकता है कुछ लोगों को लगे यूरेनियम, न्यूट्रॉन ये सब लिखा हुआ है, जो कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनको लग सकता है, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप एक बार NCERT पढ़ेंगे, एक बार आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा। दिस इज क्लास 7 NCERT से उठाया गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। 1993 फिर से ईयर उठा लिया, और इसके अंदर कमिटीज़ उठाई है इन्होंने ना, C रंगाराजन, YK अलाग, लकड़वाला, सुरेश तेंदुलकर, ये कमेटीज़ थी। ये कौन कौन से ईयर्स में फॉर्म हुई हुई हैं ये आपको बताना था। ये तो ये GK का क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के बारे में है। कब कब ये कमिटीज़ फॉर्म हुई थी
ये इसकी एक्सप्लेनेशन में जो भी चीज़ों के मैंने आपको आंसर्स नहीं बताए, या तो वो एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं या फिर वो इतने सिंपल हैं कि आप उसको एक बार किताब खोलेंगे आपको पता चल जाएंगे। बट जानबूझ के मैंने उस चीज़ पे एम्फेसिस नहीं दिया बिकॉज वो ऑलरेडी पेपर हो चुका है। मैं आपको इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रही हूँ कि आपको एक्चुअल में अब क्या पढ़ना है ना। तो 73rd क्वेश्चन पे आ गए हैं अब। इन विच इंडियन सिटी इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ पर है, ये इसमें से पूछा गया है। तो ये हैदराबाद में है। ये एक जीके का क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जैसे न्यूट्रिशन हो गया, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, क्योंकि वो करनाल में है। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट है वो करनाल में है। इसी तरीके से एरिड क्रॉप्स का रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से स्टेट में है, कौन से सिटी में है। तो ये जो है एक लिस्ट है, ये उसमें भी दी हुई है, इंडिया ईयर बुक में भी है, इंडिया ईयर बुक जो आती है उसके अंदर भी है, और आपको ये मिल जाएगी। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में। तो ये भी आपको एक पढ़ना है कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं इंडिया में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी क्लास कौन सी 8, आई थिंक 8 या 9 की एनसीईआरटी है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं उसको। रिलेटिविटी नहीं है, कॉन्स्टेंसी प्रिंसिपल नहीं है, कैजुअलिटी प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये न्यूटन के लॉ के बारे में है। क्लास 9 में होगा आई थिंक। एनसीईआरटी साइंस में अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज़ 3 लॉज ऑफ न्यूटन के 3 लॉज कौन से हैं, आइंस्टाइन का कौन सा थियोरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी कौन से साइंटिस्ट ने बनाया, सेरेंडिपिटी क्या होता है, पेनिसिलिन किसने बनाया, कैसे बना, सेल का न्यूक्लियस हमने कैसे देखा, कौन से सेल में देखा, लुई पास्चर ने क्या किया, है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में कैसे ढूंढा गया, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन कैसे डिस्कवर हुआ, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन की गई हैं, और वही इन्होंने पूछी भी हैं, काफ़ी सारे सवाल पूछ चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन लेजिस्लेचर ऑन अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। हाँ, यूनियन लेजिस्लेट, यहाँ पे लेजिस्लेट होना चाहिए, ऑन अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली व्हेन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको लक्ष्मीकांत में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। सो यू रेफर लक्ष्मीकांत फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम से लिखा हुआ मिलेगा, जब यूनियन को स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट करना है तो हमको क्या करना है। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत से आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। ओके, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंच जो है वो किस हाई कोर्ट के पास है, फैक्चुअल है ये, फिर किसके पास है, गुवाहाटी असम। ओके, गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल्स, देखा मैंने क्या बोला, इन 1665 फिर से इन्होंने डिस्कवरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। बहुत क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में, साइंस एनसीईआरटी। फिर से द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल्स, इन साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल्स के बारे में जिसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। देखो 2-3 साइंटिस्ट थे जो सेल के ऊपर काम कर रहे थे, रॉबर्ट हुक उसमें से एक है। तो जो बायो की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है, आई थिंक वही 9 या 10 की कोई एनसीईआरटी है, साफ साफ उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन से पर्सन ने, किसने सेल डिस्कवर किया, किसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो वो सब आपको पढ़ लेना है और आपको रट लेना है, ये बहुत इनका फेवरेट क्वेश्चन है। द एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। जीके का क्वेश्चन है। एम्बलम जो होता है वो जो हमारा 3 शेर वाला जो निशान दिखाई देता है आपको, एक्चुअल में वो 4 शेर होते हैं, पीछे होता है ना, तो वो जो है वो स्टेट एम्बलम प्रोहिबिशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट जो है वो कब आया था, 2005 में। इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच रेगुलेट्स द इम्प्रॉपर और कमर्शियल यूजेज ऑफ एम्बलम ऑफ इंडिया। आप उसको इम्प्रॉपर तरीके से एम्बलम को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर इन्होंने अभी एम्बलम के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको कहूँगी कि आप फ्लैग कोड के बारे में भी ज़रूर पढ़ लें।
ठीक है, कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको उसका कोड क्या क्या कहता है, उसको भी आप मिसयूज़ नहीं कर सकते, उसको भी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। उसके अंदर आपको ये इंडिया ईयर बुक के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है फ्लैग कोड के बारे में कि कब फ्लैग को हाफ मास्ट कब करते हैं, क्या क्या उसका मिसयूज़ में क्या क्या आता है, क्या नहीं आप कर सकते फ्लैग के साथ। ठीक है, वो सब भी आप पढ़ लीजिए। अभी इन्होंने एम्बलम के बारे में पूछा तो फ्लैग कोड के बारे में मे बी वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस बेस्ट सेलर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम विच मेड इट इनटू द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वाज रिटन बाय। देखो, एक बुक का नाम है ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये जो थी ये बहुत ही फेमस बुक है। ये किसने लिखी है? तो इस बुक के अंदर बिग बैंग टू ब्लैक होल्स जो है ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो ये स्टीफन हॉकिंस का बुक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, तो ये जीके से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि ये इंपॉर्टेंट बुक जो है ये किसने लिखा है। तो ये जीके का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च्ड इन 2014 वॉज डिज़ाइन टू। अब जन धन योजना जो थी 2014 में जो लॉन्च की गई थी उस किस चीज़ के लिए की गई थी? देखो, ये कुछ कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जन धन योजना बहुत फेमस हुई मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, एवरीबडी नोस। तो यहाँ पे होगा भी फाइनेंशियल, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, एज इट इज़ वर्ड लिखा हुआ है इन्हें। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज बैंक अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब कुछ उनको ईजिली मिल जाए। मतलब कोई अपने आप को सेग्रीगेटेड फील ना करे, आइसोलेटेड फील ना करे। उसके हर एक इंसान के पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका स्कॉलरशिप, उसका पेंशन जो है उसके उस अकाउंट में मिलना चाहिए उसको। तो दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये जो जन धन योजना थी वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज, शुड द RBI रिड्यूस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बाय 50 बेसिस पॉइंट देन। ओके, क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं हुआ है। मतलब अगर RBI रिड्यूस करती है SLR को तो क्या होता है? इंडियाज GDP विल इंक्रीज ड्रामेटिकली। देखो, SLR क्या होता है? SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये होता क्या है? जिसमें लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स एंड रिक्वायर्स द बैंक टू इन्वेस्ट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और गोल्ड। देखो, RBI जो होता है ना, ये बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। RBI क्या करता है ना, वो सभी बैंकों को बोलता है कि भाई अगर आपको बैंकिंग का लाइसेंस है आपके पास तो आपको एक सर्टेन नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें से SLR ये होता है। SLR वो बोलता है कि भाई अगर आप एक बैंक हो ना, तो आपकी जितनी भी एसेट है, मतलब आपके पास इतना डिपॉजिट है और आपके पास इतने ऑलरेडी पैसे थे जो कि आपने बैंक खोला है, तो उसमें से आपको इतना परसेंटेज है। कुछ परसेंटेज हमेशा चेंज होता रहता है SLR ऊपर नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल 20% मैंने मान लिया, 20% जो आपकी वैल्यू है ना, जो एसेट्स हैं आपकी, उसका 20% जो है ना आपको हमारे पास रखना पड़ेगा। क्यों रखती है RBI? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रखती है कि भाई अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करता है, मान लीजिए एक ही टाइम में सारे के सारे लोग अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, तो बैंक जो होता है, बैंक ने भी तो रोटेट किए होते हैं ना पैसे। ये थोड़ा इकोनॉमिक्स है। जब अगर मैंने आपको पढ़ाती हूँ कभी इकोनॉमिक्स के बारे में, आप किताब में से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। तो अगर सारे लोग एक बार में अपना पैसा निकाल लेंगे तो बैंक को पे ऑफ करने के लिए थोड़ा दिक्कत आएगा ना, क्योंकि बैंक ने वही पैसा रोटेट करके किसी और को दे रखा है। तो SLR इसीलिए होता है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। कुछ परसेंटेज जो होती है हर एक बैंक को RBI के पास रखनी पड़ती है, सभी बैंक्स के लिए वो फिक्स्ड होती है। तो अगर SLR को वो रिड्यूस करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20% रखना था पहले, एक बैंक को अपना पैसा 20% RBI के पास रखना था, उसको उन्होंने रिड्यूस करके कर दिया 15%। ठीक है, कि अब आपको 15% ही रखना है, आप अपना 5% पैसा जो है यूज़ कर लो। तो अगर 5% और एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा एक बैंक के पास, तो बैंक क्या करेगा? उस पैसे को रख के तो नहीं बैठेगा बैंक, तो बैंक क्या करेगा? उसको भी लोन में रोटेट कर देगा, है ना। तो अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा है लोन देने के लिए तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विल ब्रिंग इन मोर कैपिटल, वाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक विल कट देयर लेंडिंग रेट। मतलब मान लीजिए आपको होम लोन 10% इंटरेस्ट पे मिल रहा था, RBI ने SLR को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। ड्रास्टिकली लिखा ना इन्होंने मान लो 50 बेसिस पॉइंट कितना भी रिड्यूस कर दिया, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा आपको देने के लिए। तो अगर उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। तो विल कट देयर लैंडिंग रेट, वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा।
क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा पैसा है। अगर कम पैसा, अगर सिमिलरली अगर SLR बढ़ा दिया जाता है तो बैंक्स के पास लिक्विड में पैसा कम हो जाएगा, तो दे हैव टू रेज देयर लैंडिंग रेट। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन से आपको ये समझ में आता है कि जो आपको बेसिक रेट्स जो होते हैं ना, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, जो रेट्स होते हैं SLR, रिपो रेट, बैंक रेट, इन सब के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following cities has the midday sun exactly overhead only once in a year? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। NCERT में इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब NCERT में ये चीज़ समझाई गई है। देखिए, अगर मैं किसी भी इसकी बात करती हूँ, ये मान लीजिए अर्थ है, ये इक्वेटर है, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो सन का जो पोजीशन होता है ना, दिस इज सन, तो सन जो होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ही रोटेट करता रहता है। एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड होता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 90 डिग्री में आ जाता है, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे 90 डिग्री पे आता है, यहाँ से यहाँ। बाकी ये होता किस लिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड है। ओके, जो ज्योग्राफी की बेसिक क्लासेस हैं मेरी, उनमें आप देख के समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है सब कुछ। NCERT में भी एक्सप्लेन किया गया है। तो कहना मेरा ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सिटी लोकेटेड होगी बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो उसमें सन जो है ओवरहेड होगा, मतलब सन 90 डिग्री पे पोजीशन होगा साल में एक बार। अगर कोई भी सिटी यहाँ पर है, इसके नीचे है, मतलब विद इन ट्रॉपिक्स है, तो उसके ऊपर 2 बार होगा, एक बार ऐसे जाते हुए, एक बार ऐसे जाते हुए, है ना। कोई सिटी यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसके ऊपर कभी भी ओवरहेड नहीं होगा, मतलब 90 डिग्री पोजीशन पे कभी भी नहीं आएगा। तो अब देखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो अब इसमें सिटीज़ कौन कौन से दिए हुए हैं, दिल्ली एंड चेन्नई। दिल्ली इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है, चेन्नई नीचे आता है। तो दिल्ली में तो एक भी बार ओवरहेड नहीं होगा, चेन्नई में 2 बार ओवरहेड होगा, तो ये नहीं हो सकता। श्रीनगर, दार्जिलिंग, सेम, श्रीनगर ऊपर आता है, दार्जिलिंग भी ऊपर आता है ना। तो ये दोनों में वही है, ऊपर आता है, तो इनके ऊपर ओवरहेड एक बार भी नहीं होगा। नागपुर एंड कोलकाता, देखो कोलकाता जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम ऊपर नहीं है, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बट नागपुर इज़ नॉट दैट क्लोज। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है, इनके ऊपर भी एक बार सिंगल टाइम पे ओवरहेड नहीं करेगा। तो इसका जवाब है नन, कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जिसपे सिर्फ एक बार ओवरहेड करेगा। किसी पे एक भी बार नहीं कर रहा ओवरहेड, किसी पे 2 बार कर रहा है। दिस इज़ अ लिटिल टेक्निकल क्वेश्चन इन द सेंस कि अगर आपको इसका फंडे क्लियर है ना, अगर आपको इस चीज़ के, तो ही आप ये आंसर कर सकते हो। इसमें रट्टिफिकेशन का कुछ भी नहीं है, फंडा क्लियर होना चाहिए आपको ज्योग्राफिकल कंसेप्ट का, तभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ऑल्दो इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन NCERT, बट ओनली दोज पीपल कैन आंसर दिस क्वेश्चन हु हैज़ देयर फंडाज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या कहूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से NCERT पढ़ो, बस यही कहूँगी। What percentage of Haryana is officially recognized as being under forest cover? देखो हरियाणा के फॉरेस्ट कवर में कितना परसेंटेज आता है, ये इसमें पूछा गया है। तो एक चीज़ तो आप समझ लो, हरियाणा का फॉरेस्ट कवर जो है ना वो बहुत कम है, बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में या एवरेज के कंपैरिजन में भी हरियाणा का फॉरेस्ट कवर इज़ वेरी वेरी लेस। ओके, तो हरियाणा का फॉरेस्ट कवर कितना है परसेंटेज टर्म्स में, वो पूछा गया है। तो 3.59 था 2017 में, और ये पेपर था 2019 का, तो 3.59 था उस वक्त करंट। तो इस बार का करंट कितना है, कुछ बढ़ा है, कुछ घटा है, क्या हुआ है, ये ज़रूर आप इस चीज़ को पढ़ लेना, देख के जाना। नेक्स्ट इज जानकी अमाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट अ PhD एंड ऑनररी DSc फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन विच सब्जेक्ट। तो ये GK का क्वेश्चन है जी, पहली बार मिला था इनको, किस सब्जेक्ट में मिला था, डॉक्टरेट इन बॉटनी ओवरसीज़, तो ये बॉटनी के लिए मिला था। GK का क्वेश्चन है, क्यों पूछा गया है, इसका क्यों तो मैं भी नहीं बता सकती, बट ठीक है, ये GK का क्वेश्चन है। इस तरीके के सवालों से घबराना नहीं है, मैं वही बोलूँगी, एक आधे सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, 10 सवाल नहीं आते तो उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। ओके, इसमें आपको अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है, बस प्री को क्लियर करने के लिए आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, राइट। 85th क्वेश्चन, द हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। तो ये GT रोड की बात कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो नेशनल हाईवे नंबर 1। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, ये नेशनल हाईवे नंबर 1 की भी बात कर रहे हैं।
अब सिंस ये हरियाणा का क्वेश्चन है तो ये हरियाणा के ही डिस्ट्रिक्ट्स को पूछ रहा है। तो हरियाणा वालों आपको तो बहुत आसानी से पता होगा, जीटी रोड पे आप सारे जो है सुखदेव के पराठे खाने जाते ही हो, तो आपको पता रहेगा कौन सा सिटी इसमें नहीं आता जीटी रोड पर। तो रोहतक नहीं आता जीटी रोड पर, रोहतक क्या है NH10 के ऊपर आता है, तो ये NH1 की बात हो रही है। फाइन, NH10 पे आगे चलते जाएंगे तब रोहतक आता है ना। तो दिस इज़ लाइक NH1 का क्वेश्चन। सो अभी तक हमने 85 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इस पेपर के। तो इन नेक्स्ट पार्ट आई विल कंप्लीट द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, साथ में आपको कंक्लूजन दूंगी, मैं आपको लिस्ट दूंगी टॉपिक्स का कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसमें मैंने 12-15 कुछ टॉपिक्स आपको बता दिए हैं इसी पेपर के बेसिस पर, तो वो आप देख लीजिएगा। तो डू वॉच द लास्ट पार्ट ऑल्सो, जिसमें हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस को ख़त्म करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। उन टॉपिक से सवाल 100% क्या 200% ज़रूर आएंगे उनसे सवाल। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, बाय बाय।